Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class CS362L Operating Systems Lab. और इस कोर्स में जैसा कि आपको पता है कि हम कर्नल प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं और गुज़िश्ता 3 to 4 weeks में we have started few introductory parts of the kernel and also started programming process control block. हमने वेरी फर्स्ट वीक में इंट्रोडक्शन लिया था, थोड़ी सी एवोल्यूशन देखी थी और इसके बाद हम डायरेक्टली चले गए थे एक सैम्पल प्रोग्राम की तरफ, जिसमें प्रोग्राम एंट्री पॉइंट था विंडोज़ एपीआई का. एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. एज वी स्टडीड इन वीक 1, और आपने थ्योरी में भी देखा होगा और जनरल नॉलेज से भी आपको आइडिया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो दो टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स. ओपन सोर्स में आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल होता है कर्नल का, जिसको आप देख सकते हैं और उसको एडिट करके उसे रिकम्पाइल भी कर सकते हैं. दूसरी टाइप कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की है, जिसमें एप्पल आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट है और इस तरह के बहुत से स्मॉलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं. ये तो लार्ज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है. ख़ास तौर पे एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए जो स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम्स लिखे जाते हैं, जिस तरह से आपके पास माइक्रोवेव ओवन्स हैं, एयर कंडीशंस हैं और काफ़ी सारी होम अप्लाइंसेस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं. हर हार्डवेयर के लिए, डिजिटल हार्डवेयर के लिए, यू हैव टू राइट a computer program which we use to call system software or operating system in the classical manner. और हमने ये भी थोड़ा सा पढ़ा था कि इनिशियल डेज में 1950s में और 60s में हार्डवेयर मशीन पहले डिज़ाइन की जाती थी. जैसे IBM का कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन पहले किया जाता था और फिर उसके लिए उसका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या उसकी असेंबली लैंग्वेज तैयार की जाती थी. उसकी बहुत सी रीजंस थी, जैसा कि हार्डवेयर की कॉस्ट सॉफ्टवेयर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कॉस्ट यानी प्रोग्रामर टाइम वाज चीप. हाउएवर हार्डवेयर जो है वो काफ़ी कॉस्टली था, एक्सपोनेंशियली फ़र्क था. एक तो ये भी रीज़न थी और दूसरा ट्रेंड भी इस तरह का था. फिर ग्रेजुअली हमने एवोल्यूशन में देखा था कि जिस तरह से बिजनेस में इसका इस्तेमाल बढ़ा, फिर डेस्कटॉप कंप्यूटिंग जो है वो पॉपुलर हो गई. तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो, उसका ज़माना आ गया. उससे पहले हर मशीन की एक असेंबली लैंग्वेज होती थी ख़ास, जिससे आप उसे इंटरेक्ट कर सकते थे. मिसाल के तौर पे DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, डेक ने एक मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया जिसके टर्मिनल्स जो हैं वो अवेलेबल होते थे आम लोगों की प्रोग्रामिंग के लिए. और जिस तरह से हम आजकल कुछ अर्सा पहले तक इंटरनेट कैफ़ेज़ पे जाके इंटरनेट की फैसिलिटी इस्तेमाल करते थे अ फ्यू डेकेड्स अगो, अभी भी आपको इमरजेंसी में एयरपोर्ट्स पे या बाज़ औक़ात अगर अवेलेबिलिटी ना हो आपके टाउन में या होम पर, तो आप नेट कैफ़े पे जाके अपना काम कर लेते हैं. ऑल्दो ट्रेंड काफ़ी कम हो गया, बट कपल ऑफ डेकेड्स अगो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था क्योंकि इंटरनेट वाज कॉस्टली और कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी भी लेट 90s में नहीं थी जिस तरह से आज है, बिकॉज कंप्यूटर्स कॉस्टली थे और इट वाज नॉट अफोर्डेबल कि हर इंसान जो है अपने घर पे एक कंप्यूटर रख सके. उस वक़्त के इन दोज़ टाइम्स अराउंड 40 to 50,000 रुपीज़ का 97 में 98 में आपके पास कंप्यूटर आता था. अभी तो ये काफ़ी कम अमाउंट है, और इन दोज़ टाइम्स $1,000 प्लस एवरेज कॉस्ट अगर आप लेट 90s की देखें तो 800 से $1,600 तक आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर घर के इस्तेमाल का मिलता था. और फिर वो तेज़ी से जो हार्डवेयर प्राइस है वो काफ़ी नीचे आई. तो हमने ये एवोल्यूशन भी डिस्कस किया था और ट्रेंड भी. अभी जो ट्रेंड शुरू में था वो एम्बेडेड डिवाइसेस में वापस आ रहा है. माजी में पहले आप हार्डवेयर डिवाइस लिखते थे, फिर यू राइट एन असेंबली लैंग्वेज और अ सिस्टम सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद दैट हार्डवेयर. फिर ज़माना आ गया आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम्स का और जेनेरिक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जाने लगे.
आगाज़ मल्टिक्स से हुआ था, एज आई टोल्ड यू। मल्टिक्स वाज अ फील्ड प्रोजेक्ट, लेकिन उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें स्पॉन हुई, जिसमें सी लैंग्वेज थी। डेनिस रिची वाज पार्ट ऑफ द मल्टिक्स प्रोजेक्ट। ओब्रायन और डेनिस रिची जो कि सी के खालिक समझे जाते हैं। इसी तरह से टीसीपी आईपी कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो भी मल्टिक्स के प्रोजेक्ट से एमर्ज होता है। वो अभी नेटवर्क्स में रूट्स जाती हैं उसकी। हम बर्कले सॉकेट्स के अंदर उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सॉकेट्स वर्क्स एट ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल का पार्ट होता है। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाने लगे। तो अभी एम्बेडेड डिवाइसेस में फिर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हार्डवेयर लिखा जाता है और फिर उसके लिए आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर या असेंबली लैंग्वेज राइट करते हो। हर एम्बेडेड डिवाइस की आपको एक मुख्तलिफ इंटरफेस नज़र आता है। तो और जिस तरह माजी में पहले एक जेनेरिक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया कि जो मुख्तलिफ हार्डवेयर पे चले, इंटेल के भी, डेक के भी, एएमडी के भी, इसी तरह अब भी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अभी आप देखें एंड्रॉयड काफ़ी सारी एम्बेडेड डिवाइसेस में आता जा रहा है। जो जगह माजी में एम एस डॉस ने ली थी, या आपके पास एप्पल ने ली थी, लीजा ने, वो जगह अब एंड्रॉयड जो है वो लेने की कोशिश कर रहा है। और एंड्रॉयड के साथ साथ नॉट ओनली एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं वो भी एम्बेडेड डिवाइसेस के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रिपरेशन में है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ। आपने शायद चैप्टर 1 से पढ़ा हो या सर्वेज देखे हों कि शुरू शुरू में लीजा यानी एप्पल का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा पॉपुलर था एम एस डॉस की निस्बत और विंडोज़ की निस्बत। 1977 से लेकर और 1993 तक तकरीबन 15 साल OS/2 लिजा ये ज़्यादा प्रेफर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थे, और एम एस डॉस एंड विंडोज़ जो हैं वो लेस पॉपुलर थे। तो फिर 93 में पहली हिट हुई विंडो 3.11 से, और फिर इट वाज द इंडस्ट्री लीडर बैक देन, और अभी तक भी है। तो इसी तरह से अभी अगर हम देखें तो एंड्रॉयड इज़ अ फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एम्बेडेड डिवाइसेस, और इट डजंट मीन कि ये फ्यूचर में भी यही रहेगा। अभी ये इन्फेंसी में है कि एम्बेडेड डिवाइसेस क्या कोई सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो कि हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो, जो आप एसी पे भी रन करे, रेफ्रिजरेटर पे भी, कार में भी, हर जगह। बहरहाल एंड्रॉयड जो है वो उसने लीड ली है पायनियर करने में, और इस तरफ वो गामजन है उसका सफ़र। तो ये तो कुछ हमने बातें पढ़ी थी कोर्स के शुरू में। और पहला जो हमारा वीक था फर्स्ट फर्स्ट वेरी, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया था और एक प्रोग्राम भी ऑफ कोर्स बनाया था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिस्टम प्रोग्रामिंग इज़ अ सेपरेट कोर्स, जिसमें कि आप हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, हॉल, जो कि आपने दूसरे लेक्चर में थ्योरी की किताब से देखी थी, और मैंने बताया था कि ये बायोस के बाद जो अपर लेयर है डिवाइस ड्राइवर्स की, वो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, और ये कर्नल का पार्ट अब नहीं है। देयर वाज अ टाइम जब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिवाइस ड्राइवर्स को कर्नल के पार्ट के तौर पे प्रोग्राम करते थे, और उसका नतीजा ये होता था, मिसाल के तौर पे विंडोज़ 2000 से पहले विंडोज़ 98 में अगर आपकी कोई सीडी ड्राइव जिस पे आप कोई सॉन्ग सुन रहे थे, मूवी देख रहे थे, सॉफ्टवेयर कॉपी कर रहे थे, वो अगर उस पर स्क्रैच है और वो वहाँ पे रुक जाती है, तो यू हैव टू स्टार्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोज डेज। क्योंकि एक डिवाइस ड्राइवर की फेलियर से एक डिवाइस ड्राइवर की फेलियर से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल्ट हो जाता था। क्यों? बिकॉज दैट वाज पार्ट ऑफ द कोर कर्नल। विंडोज़ 2000 से हॉल जो है वो अलग से प्रोग्राम्ड है, और आपके प्रिंटर के या सीडी रोम के फेलियर से ड्राइवर की ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ नहीं होता। आप कंट्रोल और डिलीट करते हैं, टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, और नॉन रिस्पॉन्सिव ड्राइवर को आप एंड कर सकते हैं इन मोस्ट केसेस। ओके, अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो आपने देखा कि काफ़ी हो गए, ओपन सोर्स, कमर्शियल, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है बिहाइंड
द सीन वो सेम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ये भी देखा था कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि जिसका मकसद कुछ और है। बायोस हॉल से इंटरेक्ट करता है, हॉल बायोस से इंटरेक्ट करती है, ठीक है, आपके हार्डवेयर को रन करता है लोअर एंड पे, और अपर एंड पे ये क्या करता है, आपकी एप्स को या एप्लीकेशंस को फैसिलिटेट करता है। आप इस कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम रन कर सकते हैं। और ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाए जो मशीन को संभाले, हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी। तो आपके पास अगर आज AMD का माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल की मशीन है, वो आई सीरीज है या क्वाड कोर है या पेंटियम 4 है, किसी भी तरह की, या जियोन है, AMD की असेंबली भी बहुत मुख्तलिफ है, बट सीमलेसली ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो, वो कंप्यूटर का प्रोग्राम आप उस हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर देते हैं, और फिर आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो उस कंप्यूटर प्रोग्राम के ऊपर रन होते हैं। यानी कि एक तरह से ये वर्चुअल मशीन का काम करता है ये प्रोग्राम, और इसमें लोगों की आसानी है, इस्तेमाल करने वालों की आसानी है, उन्हें मुख्तलिफ इंटरफेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी अगर आपके पास घर में दो मुख्तलिफ कंपनीज के ओवन्स हैं, एक आपके पास स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, दो एसी हैं आपके पास, कार में कोई और सिस्टम है, तो अगर 10 से 15 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो सबका इंटरफेस मुख्तलिफ है। अगर इन सब का एक ही इंटरफेस हो जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। चाहे आप डॉलिंस का ओवन लेके आएँ, सैमसंग की मशीन लेकर आएँ, या आप हायर का एसी लगाएँ घर में, ठीक है, और ग्री का रेफ्रिजरेटर यूज़ करें, सबका इंटरफेस अगर एक हो तो ज़िंदगी आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। और कोई एक ऐप हो जो होम एप्लियंसेस को कंट्रोल करता हो, जिससे आप रेफ्रिजरेटर का और बाकी चीज़ों को घर से बाहर भी हों तो कंट्रोल कर सकें, तो लाइफ विल बिकम ईजी, इज़न्ट इट। आपके जो होम की सिक्योरिटी है डोर की, अगर वो डिजिटल है तो उसका भी सेम इंटरफेस हो, एवरीथिंग सेंट्रलाइज्ड एक जगह से कनेक्ट हो, तो लाइफ विल बिकम वेरी सिंपल। और यही केस हमें प्रोवाइड किया माजी में कंप्यूटर के प्रोग्राम ने, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसने आपके प्रिंटर्स को, कैम कोडर्स को, आपकी टेप ड्राइव्स को, बैकअप ड्राइव्स को, सबके लिए एक ही प्रोग्राम था। माजी में क्या होता था, आप ज़रा 50s और 60s में देखें, अगर आपने प्रिंट करना है तो प्रिंटर का अपना इंटरफेस है, इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। आपका कंप्यूटर है, इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। बैकअप ड्राइव है, उसका अपना इंटरफेस है। इवन आपका DMA कंट्रोलर है, आपने टेप ड्राइव पे लिखना है, फ्लॉपी पे लिखना है, उन कंट्रोलर्स की लैंग्वेज अलग अलग है। बाय लैंग्वेज आई मीन इंटरफेस। ज़ाहिर है उस वक्त GUI तो था नहीं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपने टेप ड्राइव पे प्रोग्राम लिखना होता था इनपुट का, आपने कंप्यूटर से प्रिंट लेना है तो आपको एक प्रोग्राम लिख के फीड करना पड़ता था फ्लॉपी में, या टेप ड्राइव पे, या बहुत शुरू में पंच कार्ड्स के ऊपर। उससे भी पहले मैकेनिकल स्विचेस के जरिए। तो लाइफ वाज प्रिटी टफ इन दोज टाइम्स, और कंप्यूटर का इस्तेमाल जनरल पब्लिक नहीं करती थी। यूनिवर्सिटीज़ में, रिसर्च सेंटर्स में, देन इट केम टू बिजनेसेस, और फिर जब पब्लिक इस्तेमाल शुरू हुआ इसमें, जो कि एक्सपर्ट नहीं थे कंप्यूटर की, मिसाल के तौर पर जिसे असेंबली लैंग्वेज नहीं आती, या जिसे पास्कल नहीं आती, सेम्यूला नहीं आती, वो भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सके। शुरू में सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करते थे जिनको लैंग्वेजेस, यानी कि उस वक़्त का इंटरफेस आता था। और मैं आपसे वीडियो भी शेयर करूँगा। बिल गेट्स और जो आपके पास स्टीव जॉब्स थे, ये टाइम परचेज़ करके, यानी कि जिस तरह नेट कैफ़े पे आवर्स मिलते हैं, उस वक़्त एक बड़ा-सा मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके कहीं पर पड़ा है, और उसके टर्मिनल्स होते थे पब्लिक यूज़ के लिए। कंप्यूटर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट करते थे, और इसे हर कोई घर पर नहीं रख सकता था। तो लोग क्या करते थे, एंथुसियास्ट के टाइम परचेज करके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते थे थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस। जिस भी कंपनी का कंप्यूटर होता था उसका एक मैनुअल होता था, उसमें उसकी कमांड्स लिखी होती थी। वो लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, या जो भी इंटरफेस उन्होंने बनाया होता था, वो आप कीबोर्ड के ज़रिए, टेप ड्राइव्स के ज़रिए, फ्लॉपी ड्राइव्स के ज़रिए,
आप उसमें इनपुट देते थे और बैच प्रोसेसिंग थी, आपको आउटपुट का टाइम मिल जाता था और आप आकर अपनी आउटपुट कलेक्ट कर सकते थे अगर कोई लार्ज प्रोग्राम आपने इनपुट दिया है। स्मॉलर प्रोग्राम है तो उसी वक्त आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो अब आ रही है ये माजी में आ चुकी है और अभी ये एम्बेडेड डिवाइसेस की शक्ल में आ रही है। पास्ट में इट वाज जर्नल कंप्यूटिंग। तो अब जो आपके पास कंप्यूटर का प्रोग्राम अवेलेबल है जो कि लोअर एंड पे हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर और बायोस से इंटरेक्ट करता है, अपर एंड पे आप अपनी एप्लीकेशंस उसके ऊपर रन करते हैं। एक वर्चुअल मशीन की तरह वो काम करता है और फ़ायदा उसमें यह है हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। आपकी जितनी डिजिटल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर से अटैच्ड, आपको किसी के लिए अलग इंटरफेस या लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही उसे कमांड दे सकते हैं। तो इसीलिए नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर से या असेंबली लैंग्वेज फॉर आईबीएम मेन फ्रेम 8377 से इसका नाम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिससे ऑपरेशंस आसान हो जाएं और सारे ऑपरेशंस आपके उस कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए होंगे, ना कि अलग अलग। तो ये नाम आपका पॉपुलर हो गया, ठीक है। ये हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता। 1930s में कंप्यूटर से पहले इसका तस्वर नहीं था। 40s के अंदर भी देयर वाज नो सच थिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर वाज असेंबली लैंग्वेज फॉर आईबीएम 8733 और फॉर डेक 8008, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम मौजूद है जिससे हम सीमलेस काम कर सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि इस कोर्स में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जेनेरिकली स्टडी करेंगे और साथ हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम अटैच करेंगे जिसमें कॉपी पेस्ट शुड बी डिफ़िकल्ट, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसके साथ इंटरेक्ट आप उसी वक्त कर सकेंगे जब आपको उसके स्ट्रक्चर्स का, फंक्शंस का और एपीआईज का पता हो। एपीआईज फॉर इंटरेक्शन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो अगर आपने किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम को सीखना है तो डेटा और फंक्शंस दो ही चीज़ें प्रोग्राम की रूह होती हैं और आपको उन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस। और यही हम काम कर रहे हैं। साथ साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी से कॉरिलेशन भी कर रहे हैं ताकि जर्नल कॉन्सेप्ट्स आपके बनते चले जाएं। हमने चैप्टर 3 में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बाद एग्जीक्यूटर को पढ़ा था, यानी कि विंडब्लॉक। फिर हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को देखा। अब मैं आपको वापस किताब की तरफ ले जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये 16 मिनट में इंट्रोडक्शन और रिवीजन थी थोड़ी सी, जो हमने पिछले वीक्स में हम जो कुछ इसमें देख कर आए हैं। तो हमने थर्ड चैप्टर में जो फर्स्ट प्रोग्राम किया था, इट वाज नॉट जस्ट लर्निंग दिस प्रोग्राम। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को, एक कंप्यूटर के प्रोग्राम को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ प्रोग्राम एंट्री पॉइंट को हमने देखा, एग्जीक्यूटर यानी कि विन प्रॉक को देखा, फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि विन क्लास को देखा, फिर आपने प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार देखा, कर्नल में किस तरह से परफॉर्म होता है। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम्स पे आऊँ, आखिरी बात करता चलूँ कि कर्नल के 3 कंपोनेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में: कोर, यूज़र, जीडीआई। जीडीआई स्टैंड्स फॉर ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस। ये 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, यूनिक्स है या लिनक्स है, ओपन सोर्स, उसमें यूज़र और कोर 2 पार्ट्स हैं। जीडीआई वर्क्स एज एन ऐप ऑन द कोर। वहाँ पे आप डिफरेंट जीडीआई सिलेक्ट कर सकते हैं, केडी, जीनोम वगैरह। विंडोज़ में जीडीआई इज़ पार्ट ऑफ कर्नल। ओके, तो हमने प्रोसेस रजिस्ट्रेशन देखी, प्रोसेस लूप जो होता है आपका मैसेज लूप, उसको देखा आपने। वैलिड इनवैलिडेशन ऑफ द क्लाइंट एरिया, उसको भी देखा आपने। एग्जीक्यूटर में रूट प्रोसेस या रिसोर्स मैनेजर यानी कि डेफ विंडो प्रॉक को भी देखा आपने, जो कि रूट प्रोसेस है। सारे प्रोसेसेस जो कि काम कर रहे होते हैं विंडोज़ पे, आपने देखा कि वो इस रूट प्रोसेस के चाइल्ड्स के तौर पे स्पॉन होते हैं और इसी को ही हम अपना कंट्रोल रिटर्न करते हैं एग्जीक्यूटर से। फिर आपने कॉल बैक को भी देखा,
कि एग्जीक्यूटर की कॉलिंग कन्वेंशन है कॉल बैक। इट इज़ अ बूटस्ट्रैप फंक्शन, और जब इसका रेफरेंस क्रिएट होता है तो इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट कॉल दिस फंक्शन, जिसकी रिटर्न वैल्यू है h-wing, एंड वंस देयर इज एड्रेस पॉइंटर ऑफ अ प्रोसेस एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटर इन्वोक हो जाता है व्हेन कॉल। और जब तक इसका रेफरेंस रहेगा, इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये इन्वोक होता रहेगा। और फिर हमने देखा कि हम प्रोग्रामिंग करते हैं डिफरेंट इवेंट्स में, केसेस कह लीजिए, और हमने 2-4 केसेस भी इस चैप्टर में ज़रूरी देखे थे। पेंट के क्रिएट का, डिस्ट्रॉय का। पेंट में ख़ास बात यह है कि व्हेन एवर यू हैव टू पेंट द क्लाइंट एरिया यू रिक्वायर एन HDC। HDC स्टैंड्स फॉर हैंडल टू डिवाइस कॉन्टेक्स्ट। तो उसका WM पेंट में हम इस्तेमाल करते हैं बिगिन पेंट, एंड पेंट का फंक्शन का पेयर, और इससे बाहर हम यूज़ करते हैं गेट DC, रिलीज DC। तो ये 2 तरीक़ेकार हैं हमारे पास जो कि अभी तक हमने पढ़े हैं HDC को ऑब्टेन करने के। WM डिस्ट्रॉय में हम मेमोरी को फ्री करते हैं बाय कॉलिंग फंक्शन पोस्ट क्विक मैसेज। क्रिएशन में अभी तक तीसरे चैप्टर में कोई ख़ास काम आपने नहीं किया था। साथ ही आपने थोड़े से स्ट्रक्चर्स भी किताब से देखे, जिसमें कि वन क्लास था, मैसेज स्ट्रक्चर था, और फिर आपने पेंट स्ट्रक्चर और रेक्ट को भी देखा। कमिंग टू द चैप्टर 4, चैप्टर 3 में आपने इंट्रोडक्शन लिया कि कर्नल का प्रोग्राम काम किस तरह से करता है। अभी हम जो चैप्टर 4 में काम कर रहे हैं, चैप्टर 4 में वी आर डीलिंग विद द primarily with GDI, graphic device interface, how to paint the client area. Fonts are internally treated as images, और उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने से पहले उसके स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है। साथ साथ हम कुछ फंक्शंस भी देखते गए थे। हमने डिवाइस कॉन्टेक्स्ट और डिवाइस कॉन्टेक्स्ट हैंडल का डिफरेंस भी देखा था। HDC ऑब्टेन करने के 2 तरीके भी देखे थे इस चैप्टर के शुरू में। साथ पेंट स्ट्रक्चर की फील्ड्स भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, और ये गेट DC, रिलीज DC आ गया, टेक्स्ट आउट का फंक्शन भी आ गया, ये स्क्रीन एक्सेस आ गए आपको जिस पे हम प्लॉट करेंगे फॉन्ट्स को। नाउ जो फॉन्ट का स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर, वो टेक्स्ट मैट्रिक है। तो टेक्स्ट मैट्रिक की बुनियादी फील्ड्स जो कि हमें चाहिए थी वो भी हमने देखी थी इस चैप्टर में। TM स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट मैट्रिक्स। तो TM हाइट, एसेंट, डिसेंट, इंटरनल लीडिंग, एक्सटर्नल लीडिंग, एवरेज करेक्टर विड्थ, मैक्स करेक्टर विड्थ, एटसेट्रा। और इस इमेज में बड़े अच्छे तरीके से राइटर ने एक्सप्लेन किया है फॉन्ट्स को कि किस सेक्शन को किस फील्ड के साथ उसने एसोसिएट किया। ठीक है। Okay. And as I've told you, we have selected this book because Charles Petzold is one of the early programmers of Microsoft Windows, starting from 1.0 up to XP. इसमें माइक स्टार्ट थे, चार्ल्स पेट्सोल थे, बिल गेट्स तो था ही, साथ कुछ कपल ऑफ अदर लीड प्रोग्रामर्स थे, वन वाज पेट्सोल। और इसके लेटर ईयर्स में यानी कि लेट 1980s से इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रेस के साथ एसोसिएट कर दिया गया था। पेट्सोल को प्रोग्रामिंग डिवीजन में माइक स्टार्ट जो था उसको चीफ प्रोग्रामर बना दिया गया था एट द एंड ऑफ द 80s, और जो पेट्सोल था इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रेस के साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवीजन था उसके साथ एसोसिएट कर दिया गया था। और आपको इसको उस ज़माने की काफ़ी किताबें मिलेंगी। उस ज़माने में क्या, बल्कि अभी तक आपको इसकी बुक्स नज़र आएंगी। और विंडोज़ ने या माइक्रोसॉफ्ट ने एट द एंड ऑफ द 1990s डिसाइड किया था कि जो प्योर सी लैंग्वेज है उसमें पब्लिकेशन बंद कर दी जाएगी माइक्रोसॉफ्ट प्रेस की तरफ से, विद द फियर के रेप्लिका ना क्रिएट हो जाए ऑपरेटिंग सिस्टम का। आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट का प्राइमरी अर्निंग रिसोर्स है क्लाउड। सरफेस प्रो है, बहुत सी और सर्विसेज हैं उनकी जिसके ज़रिए वो अर्न करते हैं, प्ले स्टोर के ज़रिए यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए। उस पर जो वो क्लाउड भी एक जेनेरिक टर्म है, मैं उस तरफ नहीं डिटेल में जाऊंगा कि
इससे मेरी मुराद है कि जो आप ऐप स्टोर पे इंस्टॉल करते हैं, जिस तरह से एप्पल और एंड्रॉयड की गूगल प्ले स्टोर की अर्निंग होती है, सेम सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट भी विंडोज़ 8 से प्ले स्टोर की तरफ या क्लाउड एंड वन ड्राइव की तरफ मूव कर गया, और उसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग है वो अब क्लाउड हो गया है रेदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये तब्दीली हुई थी जब ये जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, वो इंडियन सीईओ, मुझे उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा, उसने जब टेक ओवर किया था तो ही शिफ्टेड द अर्निंग्स प्राइमरी रिसोर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ टू द क्लाउड। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको नंबर ऑफ कॉपीज पे रिलाई करना होता था ये, और कुछ ही अरसे के बाद यू हैव टू रिलीज अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो इतना पॉपुलर नहीं हो रहा, जस्ट लाइक एक्सपी जिसका कोई लॉन्गेस्ट रेन था ईयर 2000 से लेके और 2013 तक, वो आपको मार्केट में नज़र आता रहा, लॉन्गेस्ट रेन था उसका। बट नॉट एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम इज सो लकी। लाइक 95 में आया, फिर विंडोज़ 98 1997 में आ गई, फिर 3 साल बाद विंडोज़ 2000 आ गई, और उसके बाद फिर आपको मिलेनियम नज़र आती है सिर्फ 1 साल के बाद 2001 में। 2000 के एंड में बीटा आया था, 2001 में वो स्टार्ट हुई थी, और उसी 2001 में ही सेम ईयर में मिलेनियम बिल्कुल पॉपुलर नहीं हो पाया, तो विंडोज़ एक्सपी भी आपको नज़र आ गई। बड़ी तेज़ी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है शफल, और एक्सपी के बाद काफ़ी टाइम के बाद 2006 में विस्टा आई, जो कि पॉपुलर नहीं हो सकी, और फिर 2009 में आपको विंडोज 7 नज़र आती है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर विंडोज एक्सपी। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो उनका था जी ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी वो क्लाउड की तरफ शिफ्ट कर गया। तो इस टेक्स्ट की इंतखाब की वजह ये थी कि इसमें प्योर सी में प्रोग्रामिंग दी हुई है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, इसमें कोई फंक्शन नहीं कॉल किए हुए, टू द लोएस्ट विंडोज़ के जो अपने स्ट्रक्चर्स हैं एपीआई के, उनको कॉल किया गया है। अगर आप यही काम सी शार्प में, एम एफ सी में, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लासेस, एम एफ सी स्टैंड फॉर, उनमें प्रोग्रामिंग करें तो आपको कभी भी इंटरनल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पता नहीं चलेंगे। और इसको बंद कर दिया गया था 90s के एंड में। अभी जो आप पेट्रोल की किताबें देखेंगे आगे मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो सी शार्प में एम एफ सी के अंदर हैं, डॉट नेट के अंदर हैं, और उसमें हाई लेवल के ऊपर एम एफ सी के फंक्शन और डॉट नेट के फंक्शन सी शार्प के अंदर कॉल किए गए हैं, और आपको जो स्ट्रक्चर्स हैं ट्रेडिंग सिस्टम के एक्चुअल, वो उसमें हिडन है और लोएस्ट लेवल पे काम नहीं हो रहा। तो हमारा क्योंकि काम ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब में इसकी इंटरनल वर्किंग को देखना है किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, और बाकियों के अंदर आप उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे आपने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखी, और उसके बाद आप उसे जावा पे, सी शार्प पे, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं विद लिटिल डिफरेंस। फंक्शन और मेथड में क्या फ़र्क है आप देख सकते हैं। प्रोग्राम एंट्री पॉइंट मेन आपको सब में नज़र आएगा मुख्तलिफ नाम से। इसी तरह आप अगर आईओ स्ट्रीम कोनियो और स्टूडियो डॉट एच को नहीं ऐड करोगे तो कोई और प्राइमरी हेडर फाइल होगी, लेकिन आपकी बेस जो है वो सी से बन गई हुई है। सेम इज़ द केस विद ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप एक कोर्स ले लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एंड इफ दैट इज फ्रॉम द कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें यू हैव टू लर्न फर्स्ट एंड देन यू हैव टू अप्लाई ईच वन ऑफ यू, तो उसमें फिर आप उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं आगे। तो इस टेक्स्ट को चूज़ करने की वजह ये थी। ये लेट 90s में आपको एक नहीं, माइक्रोसॉफ्ट प्रेस के अलावा आपको और कई किताबें अभी तक मिल जाएंगी विंडोज़ एपीआईज के ऊपर, सीक्रेट्स ऑफ विंडोज़ एपीआई, हिडन प्रोग्रामिंग एपीआई, लॉट्स ऑफ बुक्स। बट टेक्स्ट बुक थ्रू द प्रोग्रामर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, जो 1.0 की टीम में। दूसरी रीज़न, जो आपके ऊपर के प्लेटफॉर्म है एम एफ सी और डॉट नेट, जब उनका वर्जन तब्दील होता है, लाइब्रेरी का वर्जन चेंज होता है, तो वो फंक्शन जो है वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। मतलब जो 15 साल पहले आप इस्तेमाल कर रहे थे फंक्शन, दे वॉन्ट वर्क नाउ, तो उसका वर्जन तब्दील हो गया। दिस इज़ नॉट द केस विद प्रोग्रामिंग इन सी। अगर आप प्योर सी में ओरिजिनल स्ट्रक्चर से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 1985 का प्रोग्राम 2021 के अंदर विंडोज़ 10 पे काम करेगा, जो कि विंडोज़ 1.0 पे काम करता था, because actually you are writing an extension to the operating system itself. So this is another reason to choose C language, जिसके अंदर
ऑपरेटिंग सिस्टम खुद प्रोग्राम हुआ हुआ, चाहे वो लिनक्स का कर्नल, यूनिक्स का कर्नल हो या विंडोज़ का हो, दे आर रिटन इन सी। और वो क्लेम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस बेस्ड है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे पढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा कि इट इज़ मोर स्ट्रक्चर ओरिएंटेड दैन क्लासेस ओरिएंटेड। एनीवेज जी, कमिंग बैक टू द थीम, तो हमारा जो इसमें पर्पस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स को विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग स्टडी करना और कॉन्सेप्ट्स भी क्रिएट करते चला जाना और प्रोग्रामिंग भी सीखनी। तो आज की जो मैं रिकैप कर रहा हूँ, और अभी आपको तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं, तो उसी को रिवाइज भी कर रहा हूँ और साथ में रीजनिंग भी आपको बताता चला जा रहा हूँ व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस। सो आप ये देख सकते हैं कि इसने बड़े अच्छे तरीके से टेक्स्ट मैट्रिक्स की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उसको राइटर ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। और अगर आप इस इमेज को क्लिक करें अपने कंप्यूटर पे तो आप इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में लार्जर स्क्रीन में देख भी सकते हैं, ठीक है। और हमने ये किया भी था व्हेन वी वर स्टडिंग दिस। अभी मैंने क्लिक किया है तो आईई के अंदर ओपन हो गया। ओके जी, यहाँ पे देखें इसने जो आगे प्रोग्राम बनाया वो आपको इसने यहाँ पे थोड़ा सा समझाया हुआ है जो कि हमने लाइन बाय लाइन डिस्कस भी किया था, फ्यू माइनर थिंग्स जो कि हमने नहीं की। तो इसमें ये देखें इसने जो है आपको बताया हुआ है कि गेट डीसी, अगर आपने पेंट के मैसेज से बाहर एचडीसी लेना है तो कौन सा सेट यूज़ करेंगे आप, गेट डीसी एंड रिलीज डीसी। ये याद रखें कि जब भी क्लाइंट एरिया की पेंटिंग से मुतल्लिक कोई भी काम करना हो आपके पास एचडीसी होना ज़रूरी है। ये वो प्रोग्राम था sysmaths.h जो कि हमने देखा था, जिसमें कुछ बिल्ट इन पैरामीटर्स की हमने वैल्यूज़ को प्रिंट किया था एक प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए। तो हमारा इसमें प्राइमरी मकसद जीडीआई को सीखना है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, दैट्स सेकेंडरी पार्ट। वी हैव टू लर्न हाउ ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस इन अ कर्नल वर्क्स। तो इसमें आपकी पहली लर्निंग हुई स्टूडेंट्स एचडीसी ऑब्टेन करना पेंट के इवेंट में, पेंट के इवेंट से बाहर, ठीक है। दूसरी आपकी लर्निंग हुई कि अगर कोई इमेज डिस्प्ले करना है, अभी तो हम फॉन्ट्स ही देख रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, इसमें पूरा पार्ट 2 है जी मोर ग्राफिक्स के बारे में। ये हमने चैप्टर्स नहीं करने, आपकी बीसीएस के अंदर कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक पूरा कोर्स मौजूद है। पहले वो कोर कोर्स होता था 1-2 सेशन पहले तक, अभी वो ऑप्शनल कोर्स है। अगर आपको ग्राफिक्स में इंटरेस्ट हो तो आप वो कोर्स पढ़ सकते हैं। लेकिन हम बेसिक्स ऑफ जीडीआई को यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। उस कोर्स में बाय द वे ऑपरेटिंग सिस्टम की जीडीआई तो नहीं है, लेकिन उसमें जर्नल ग्राफिक्स के बारे में डिस्कशन दी हुई है। एंड इंटरेस्टिंगली द कोर्स इज सेम जैसा कि हमने अपनी बीसीएस में पढ़ा था। उसके अंदर ज्योमेट्रिकल शेप्स और उनके स्ट्रक्चर्स ही मौजूद हैं। बुक्स के एडिशन तो आगे चले गए हैं लेकिन कंटेंट्स जो हैं वो सेम ही रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग इन यूनिटी एट्सेट्रा। उसमें आपको बेसिक्स 2D 3D शेप्स और कलर्स और इस तरह के उसमें कंटेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर बनाना और स्ट्रक्चर का इमेज शो करना, दैट्स इट। और कुछ आपको न्यूमेरिक उसमें फार्मूलाज एल्गोरिथम्स यूज़ करना पड़ता है। एनीवेज जी, few of which still in my memory, convex, concave, etc. तो उसमें अच्छी खासी जो है वो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है रेदर देन प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर ग्राफिक्स में सिर्फ थ्योरी है, लैब है नहीं, फाइनल ईयर में होता है क्योंकि वो मोर ऑफ अ मैथमेटिकल नेचर ऑफ कोर्स है। ओके जी, तो इस प्रोग्राम का मकसद जीडीआई से इंटरेक्शन थी। पहले तो आपने इसमें एचडीसी ऑब्टेन करना पेंट के इवेंट में और क्रिएट के इवेंट, पेंट के इवेंट से बाहर सीखा। फिर आपने देखा कि टेक्स्ट मैट्रिक स्ट्रक्चर को इनिशिएट कैसे करना, आपने उसका इवेंट लिया और इंस्टेंस लेके गेट टेक्स्ट मैट्रिक्स को कॉल किया और टीएम का जो एड्रेस था इंस्टेंस का वो पास कर दिया रूट प्रोसेस को, जिससे उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ गई जो भी फॉन्ट आपके कंप्यूटर पे चल रहा था। फिर आपको याद हो हमने एवरेज करेक्टर विड्थ, क्योंकि अब टीएम इनिशिएट हो गया है तो टीएम के अंदर अब सारी वैल्यूज़ रूट प्रोसेस या डिफ़ॉल्ट विंडो प्रोसीजर ने एंटर कर दी हैं। तो टीएम डॉट टीएम एवरेज करेक्टर विड्थ से हमने स्मॉल करेक्टर की विड्थ ऑब्टेन की।
फिर हमने देखा फॉन्ट स्टैटिक है या डायनामिक है। अगर स्टैटिक है तो इस सारी जो फ्लैग है एंड लेने का आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अगर वो टी एम पिच एंड फैमिली उस वक्त ट्रू होगा जब आपका फॉन्ट डायनामिक होगा, वरना ये फॉल्स होगा। जब ये फॉल्स होगा तो एंड का रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, और जिसका मतलब होगा कि सी एक्स चार जो है वो बराबर हो जाएगा सी एक्स कैप्स के, कैपिटल के विर्थ स्मॉल के विर्थ के बराबर हो जाएगी। डायनामिक फॉन्ट है तो वो डायनामिक फॉन्ट की विर्थ होती है 150% ऑफ स्मॉल लेटर्स, तो 3/2 इंटू सी एक्स चार हो जाएगा अगर डायनामिक फॉन्ट है। डायनामिक फॉन्ट कैसे होगा? पिच एंड फैमिली का फ्लैग ट्रू होगा। उसके बाद आपने हाइट ली और हाइट में 2 लाइनों का डिस्टेंस भी ऐड किया सी वाई चार में। तो ये क्रिएशन में आपने काम किया, और ये काम किसका हो रहा है? एच डी आई का, जी डी आई का। फॉन्ट क्या है? एक इमेज है, तो इसलिए आपने एच डी सी ऑब्टेन किया है। तो जब भी आप जी डी आई के स्ट्रक्चर्स को छेड़खानी करोगे तो आपको एच डी सी चाहिए। एच डी सी नहीं लेंगे तो ये सस्टेन नहीं करेगा। यू हैव टू क्रिएट एन एच डी सी, और फिर उसे बाद में आपने इवेंट के आखिर में रिलीज़ कर दिया। और एच डी सी जो है वो आपने देखा स्टैटिक नहीं है, जर्नली फील्ड है। सी एस चार कैप्स और सी वाई चार स्टैटिक हैं। ये जब फंक्शन थ्रू आउट द इंटायर लाइफ ऑफ द प्रोग्राम ये स्टे करेंगे मेमोरी के अंदर, जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स। फिर पेंट में आपने अब देखें यहाँ पे गेट डी सी नहीं, यहाँ पे बिगिन पेंट यूज़ किया। पेंट स्ट्रक्चर को इनिशिएट किया और आपने अपना टेक्स्ट आउट जो है वो इस्तेमाल कर लिया। टेक्स्ट आउट में आपके पास क्या था जी? एच डी सी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और ये हमने बड़ी तफसील से पिछली लैब में डिस्कस की थी, ठीक है। फिर लॉन्ग पॉइंटर टू द स्ट्रिंग जो प्रिंट करनी है, और फिर स्ट्रिंग की लेंथ। इसमें बाकी तो सारा कुछ ठीक हो गया था, लेकिन हमने देखा था ये जो न्यूमेरिक वैल्यू थी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपने दे लिए। फिर आपने एस जेड बफर एरे का नाम दिया। एरे का नाम उसका स्टार्टिंग एड्रेस के तौर पे भी यूज़ हो जाता है, अगर आप दें तो वो उसका पॉइंटर होता है, स्टार्ट सेगमेंट। तो एस जेड बफर दिया, और फिर आपको अगला देखें क्या चाहिए था। पॉइंटर टू द स्ट्रिंग तो आपके पास आ गई। अब स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो चाहिए थी, तो आपके पास आपने डब्ल्यू एस प्रिंट इस्तेमाल किया। यहाँ पे एक फंक्शन, और मेरा ख्याल है आपने पढ़ा होगा इसके अंदर कि डब्ल्यू एस प्रिंट जो है वो किस सेंस में इस्तेमाल होता है। हम अभी एम एस डी एन को भी ओपन कर लेते हैं और उसमें भी देख लेते हैं कि डब्ल्यू एस प्रिंट फंक्शन यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ। मैं आपको टेक्स्ट आउट भी पहले दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर एम एस डी एन विद यू। बाय द वे हम इसमें रिवीजन और पिछले प्रोग्राम को ही इसमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं जो उसमें इफ्स एंड बट्स रह गए थे। सो फर्स्ट वी राइट टेक्स्ट आउट। मेरा ख्याल है अब आपसे एम एस डी एन शेयर हो रही है, और आप ये देखें इसमें ये टेक्स्ट आउट का फंक्शन आ गया। तो टेक्स्ट आउट के ये हमने पिछली दफ़ा भी देखा था, एच डी सी है इसमें, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, लॉन्ग पॉइंटर टू द स्ट्रिंग है, और आखिर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ है। तो अभी हम जबकि किताब में देखते हैं कि इसने, अब बुक में आप ओपन कर लीजिए sysmaths1.c, और उसमें देखिए कि आखिरी टेक्स्ट आउट में इसने एच डी सी भी दे दिया, ठीक है जी, ऑब्टेन किया था शुरू में। फिर जो एक्स पोजीशन थी वो 22 इंटू कैपिटल लेटर्स जो पहला कॉलम था उसके लिए, दूसरे कॉलम में स्मॉल करेक्टर से +40 इंटू सी एक्स चार, 22 इंटू सी एक्स कैप्स +40 इंटू सी एस चार दिया, क्योंकि अब हम तीसरा कॉलम प्रिंट करने जा रहे हैं, तो हम अपने एक्स एक्सिस को उठा के 2 कॉलम आगे ले गए। और थर्ड में फिर आपको तीसरे पैरामीटर में नज़र आ रहा है एस जेड बफर। थोड़ा सा आप किताब में ऊपर स्क्रॉल करें। अभी आपको अपनी कंप्यूटर पे खुद ऑन करना है प्रोग्राम और देखना है, क्योंकि मैंने एम एस टी एन ओपन की हुई है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए और देखें एस जेड बफर क्या चीज़ है। टी चार, मैंने कहा था कार चार की जगह टी चार यूज़ होगा। टी चार का यानी एरे ऑफ करेक्टर्स दिया है, और उसने उसकी लेंथ ली हुई है 10 मैक्सिमम। तो एस जेड बफर एक करेक्टर टाइप की एरे है। तो
एरे का नाम जैसे मैंने पहले कहा उसके एड्रेस के तौर पे यूज़ हो सकता है, वो उसने यूज़ कर लिया। यहाँ तक तो कहानी हो गई आसान, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे इसने क्या किया। तो उसके लिए हमें देखना है WSPrintf के फंक्शन को कि वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है। अब आप में से जिन बच्चों ने किताब पढ़ी होगी आधों को समझ आ भी गया होगा, लेकिन एज अ टीचर मुझे पूरी क्लास को साथ लेके चलना है, इसलिए मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों को इसमें समझ नहीं भी आया होगा। देखें WSPrintf पे मैं आ गया वापस MSDN में। हमने SDK का रेफरेंस चेक करना है, तो SDK का रेफरेंस हमने देख लिया। तो आप देखें तो WSPrintf function formats and stores a series of characters and values in a buffer, ठीक है। Any arguments are converted and copied to the output buffer according to the corresponding format specification। यानी कि WSPrintf आपका क्या काम करता है, अब दोबारा बुक पे देखिए, इसको जो टेक्स्ट स्ट्रिंग दी जाती है उसको ये राइट करता है SZ बफर के अंदर। ये देखिए आप किताब में देखें, WSPrintf का पहला आर्ग्यूमेंट है आपके पास SZ बफर, ठीक है। अच्छा, दूसरे आर्ग्यूमेंट में आपने इसका फॉर्मेट दे दिया, और ये जो है ना इसके फिक्स नहीं है आर्ग्यूमेंट्स, आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में इसको ओवरलोड कर सकते हैं, फंक्शन को डिफरेंट फॉर्मेट्स में यूज़ कर सकते हैं। पहला जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा होगा जी आउटपुट बफर, दूसरा होगा फॉर्मेट कंट्रोल ऑप्शन, ठीक है, और आगे इसके ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ओके। तो हमने जो इसका वर्जन यहाँ पे इस्तेमाल किया WSPrintf का, अगर आप अपनी किताब पे वापस जाएं, यहाँ से मैं आपको बुक पे ले जाता हूँ वापस। यहाँ पे जो आपने देखें ये फंक्शन हमें अब आखिरी टेक्स्ट आउट के आर्ग्यूमेंट में चाहिए क्या था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, हमें ये चाहिए थी, लेकिन आखिरी आर्ग्यूमेंट है क्या, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जबकि हम विंडोज़ के क्लाइंट एरिया में डॉस की तरह 1 2 3 को प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। सी आउट इंट इट डजंट गोज दिस वे। सो हमने WSPrintf यूज़ किया। ये क्या करेगा, ये जो एरे का नाम है इसके अंदर लिख देगा न्यूमेरिक वैल्यू को, जो भी आप इसे न्यूमेरिक वैल्यू लिख देंगे ना, ये उसे T4 टाइप में कन्वर्ट करेगा और इस एरे के अंदर राइट कर देगा T4 की एरे। दूसरी ऑप्शन है जी फॉर्मेटिंग। अब आप में से जिन बच्चों ने स्कैनफ इस्तेमाल किया, प्रिंटफ एंड स्कैनफ सी इन सी आउट की जगह सी लैंग्वेज में, वो इस फॉर्मेटिंग को समझ जाएंगे। नहीं तो आप अपना गूगल ओपन कर सकते हैं या कोई भी सी की किताब उठा के उसमें से आपने प्रिंट एफ और स्कैन एफ देखना है। सी इन सी आउट में तो काफ़ी सारा काम खुद ब खुद हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको गूगल में आप लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर 5D, व्हाट डज इट मीन फॉर्मेट स्पेसिफायर 5D, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये क्या काम करता है। आई लीव इट टू यू। आपने प्रिंट एफ, स्कैन एफ, अच्छा सी में क्या होता था जी, आपने अगर इंटीजर जो है वो सेव करना है, आपका एक वेरिएबल है इंडेक्स, मैं आपको नोटपैड पे खोल के दिखाता हूँ, यहाँ पे आप ब्लैंक जा रहे होंगे। विजुअल स्टूडियो में भी हम कोई एक आधा इसका प्रोग्राम देख लेंगे अगर आपको ना समझ आया। If you gonna write like int x and you printed the value of x, so C के ज़माने में now you have to give a format specifier, कि ये कंपाइलर को बताने के लिए होता था कि आपकी जो आपका वेरिएबल की टाइप क्या है। मुख्तलिफ सी के कंपाइलर्स में स्कैनफ का जो कोड है मुख्तलिफ तरह से काम करता था, डिफरेंट वेज में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होती थी।
लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको देना ही देना है। फ्लोट है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ, इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर 5 लिखा हुआ है आपकी किताब के अंदर 5D, इट रिलेट्स टू दिस स्कैनिंग। तो ये फॉर्मेट से रिलेटेड है, इसको आपने गूगल करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। नहीं आती तो मैं फिर आपको प्रिंटफ और स्कैनफ का प्रोग्राम लेटेस्ट सी या किसी किताब में से दिखा दूंगा बना हुआ। लेकिन अब इस लेवल पे आपने डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है, तो आई होप कि आप सी लैंग्वेज का सी इन सी आउट समझ जाएंगे। अच्छा। अब आखिर में न्यूमेरिक वैल्यू है जी इसके अंदर। जिस न्यूमेरिक वैल्यू को, रुके मैं आपको बुक की तरफ ले जाऊं। जिस न्यूमेरिक वैल्यू को आपने कन्वर्ट करना है टेक्स्ट में, डब्ल्यू एस प्रिंटफ के तीसरे आर्गुमेंट में आपने वो देनी है। पहले में वो एरे जिसमें कन्वर्ट की हुई वैल्यू लिखोगे, दूसरे में फॉर्मेटिंग जो कि आपने गूगल करके देखनी है और उसका प्रोग्राम भी बना लेना है छोटा सा। तीसरे में वैल्यू। अब हमने तो पूरा सिस्टम मैट्रिक्स प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे गेट सिस्टम मैट्रिक्स का फंक्शन कॉल किया और इसमें हम, क्योंकि हम बिल्ट इन वैल्यूज प्रिंट करें, सिस मैट्रिक्स आई डॉट आई इंडेक्स, तीसरी फील्ड ना, एज दैट डिस्क्रिप्शन थी, एज दैट लेबल थी, अब आई इंडेक्स में वैल्यूज हैं। तो वो हमने सिस्टम से वैल्यूज उठाई हैं गेट सिस्टम मैट्रिक्स कॉल करके, बिल्ट इन फील्ड्स है ना। तो बेसिकली यहाँ पे वन बाय वन जो हेडर फाइल में दी हुई थी ना, देखिए यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन और इसका जो लेबल था, इसकी वैल्यू हम उठाते चले जाएंगे, सिस्टम से लेते जाएंगे। सी एक्स स्क्रीन, सी वाई स्क्रीन वगैरह वगैरह, ये सारी वैल्यूज वन बाय वन डब्ल्यू एस प्रिंटफ के फंक्शन में आएंगी और जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा गेट सिस्टम मैट्रिक्स, वो कन्वर्ट हो जाएगी करेक्टर में और एसजेड बफर में स्टोर हो जाएगी। और डब्ल्यू एस प्रिंटफ रिटर्न क्या करेगा, एसजेड बफर की लेंथ, जितने करेक्टर इसके अंदर आप लिखेंगे उसकी लेंथ करेक्टर्स की डब्ल्यू एस प्रिंटफ ने रिटर्न करनी है। और यही टेक्स्ट आउट फंक्शन का आखिरी पैरामीटर था जहाँ पे हमें स्ट्रिंग लेंथ चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनडायरेक्टली अपना काम चलाया डब्ल्यू एस प्रिंटफ से। एच डी सी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एस जेड बफर के बाद यानी पॉइंटर टू द स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यह हमने दे के आखिरी कॉलम को इसमें प्रोग्राम में प्रिंट किया। यहाँ पे जी आपने फिर एंड पेंट कॉल कर लिया क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया। ये इस प्रोग्राम की आउटपुट भी आपको नज़र आ रही है जो आपने अपनी स्क्रीन पे देखी होगी। अब इस प्रोग्राम में मसला ये था कि इसके अंदर पूरे कंटेंट्स नज़र नहीं आते। सो नाउ यू हैव टू ड्रॉ अनदर इमेज, और ऐसा इमेज जिससे स्क्रॉलिंग भी हो। तो ये मैंने आपको एज टेक अवे नॉन क्रेडिटेड असाइनमेंट दिया था कि आपने सिसमैट्स 2 को इसमें करके देखा। अब ये आगे आपके बना रहा है सिसमैट्स 2। अब थोड़ा से आपसे इंटरेक्शन हो जाए कि आप बच्चों ने सिसमैट्स 2 और 3 को प्रोग्राम करने की कोशिश की, चलाया, बुक से पढ़ा, समझ आई आपको? सिसमैट्स 2 और 3 किया आपने? मैंने ये पूछा है कि आपने चला के देखा, लास्ट वीक आपका प्रोग्राम रन हुआ, आपको समझ आई, किताब से पढ़ा आपने सिसमैट्स 2 और 3 के बारे में? सर पढ़ा नहीं था, बस प्रोग्राम रन किया था। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ भी लेना है, बिकॉज पढ़े बगैर तो देखिए ना ये समझ नहीं आएगा। मैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। सिसमैट्स 2 ले लेते हैं हम जैसे, तो ये आपने किताब से ज़रूर स्टडी करना है। ये आपकी नॉन क्रेडिटेड टेक अवे होमवर्क था या होम टास्क थी जो कि आपने करनी थी। तो आप देखें इसमें इसने अब पैरम्स को यूज़ किया हुआ है। हमारे पास 2 करियर्स थे, याद करें, एग्जीक्यूटर में। पहला तो उसका एजमेंट था ना, फिर उसमें इंट मैसेज था, मैसेज लूप के लिए। आखिरी 2 चीज़ें क्या थी? करियर्स, डब्ल्यू पैरम, एल पैरम। और ये पहला इस्तेमाल है उसमें से
करियर्स का। WM साइज का नया आपके पास इवेंट आ गया। इसके लो वर्ड में CX क्लाइंट की वैल्यू होती है और हाई वर्ड में CY क्लाइंट की वैल्यू होती है। अब ये क्लाइंट क्या एरिया है, ये क्लाइंट एरिया की विड्थ और हाइट है। ये मैं आपको प्रोग्राम से बताता हूँ। फिर इसमें दो बहुत अच्छे फॉर्मूलाज भी दिए हैं। You can calculate the number of full lines of text displayable within the client area with the formula CY client by CY char। ये आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है फॉर्मूला, तो बहुत हेल्प करेगा आपको। You can calculate the number of full lines of text displayable within the client area। जो y एक्सिस पे लाइंस आ सकती है ना कॉलम में, वो सारी निकलती हैं CY client by CY char से। CY client कहाँ से मिला आपको? लो वर्ड ऑफ LP RAM से। और CY4 क्या चीज़ है जो पीछे निकाल के आए हो सिसमेट्स 1 में? TM हाइट प्लस TM एक्सटर्नल लीडिंग है CY4। इसी तरह अगर एक्स एक्सिस की आपने निकालनी है तो approximate number of lower case characters you can display horizontally within the client area। जितनी हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन है वो सिमिलरली CX क्लाइंट बाय CX4 से आ सकती है। CX क्लाइंट कहाँ से मिला? हाई वर्ड ऑफ LP RAM से। LP RAM इज अ करियर 32 बिट का, दैट कैन बी स्प्लिट इन 16 बिट्स टू वैल्यूज। तो हर इवेंट के साथ इसकी वैल्यूज चेंज होंगी, याद रखें। विंडो का जो रूट प्रोसेस है, रिसोर्स मैनेजर है, हर इवेंट में करियर्स में डिफरेंट वैल्यू देगा आपको, आपकी हेल्प के लिए। तो WM साइज के अंदर ये CX क्लाइंट और CY क्लाइंट की वैल्यू आपको देगा। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए पेज, the approximate number of lower case character you can display horizontally within a client area, तो एक पेज आपका जो है वो CX क्लाइंट बाय CX4 के बराबर होगा। ये बड़ी ही अहम ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है क्लाइंट एरिया के हवाले से। और फिर आप देखें यहाँ पे आगे उसने मैसेजेस भी दिए हैं। आप देखें इसमें चेंज क्या है सिसमेट्स 2 में। ये कहाँ आ गए हम? सिसमेट्स 2 में। सिसमेट्स 2 में चेंज क्या है हमारे पास? जी चेंज हमारे पास है, आप देखें प्रोग्राम एंट्री पॉइंट तो वैसे का वैसे ही है। तब्दीली इसमें कहाँ पर है? आपके पास कुछ वेरिएबल्स आ गए हैं। CY क्लाइंट आ गया, IV स्क्रॉल पोजीशन आ गया, और दो I और Y के वेरिएबल आ गए नए। उसी तरह से WM क्रिएट में गेट DC दिया, उसी तरह से गेट टेक्स्ट मैट्रिक्स करके TM में वैल्यूज़ आपने इनिशिएट कराई रूट प्रोसेस से। उसी तरह आपने CX4 CX कैप्स और CY कार कंप्यूट किया, किस तरह से? जैसे आपने सिसमेट्स 1 में किया। फिर आपने जी सेट स्क्रॉल रेंज और सेट स्क्रॉल पोजीशन के फंक्शन को कॉल किया, और अब आपने ये जो दो फंक्शंस हैं इनको आपने MSDN में और किताब में देख के पढ़ना है। ये रेंज और पोजीशन सेट करते हैं, और इसमें फ़िलहाल आपने वर्टिकल यानी Y एक्सिस की आप बना रहे हैं। पहला इसका पैरामीटर हैंडल टू द विंडो होता है। दूसरा इसके अंदर जो है आप देते हैं आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ काम कर रहे हैं सेट स्क्रॉल रेंज में। उसके बाद आपने इसकी मिन मैक्स देना होता है। तो जो Y एक्सिस पे स्क्रॉल बार होगी वो 0 से लेके नम लाइंस -1 तक चलेगी। नम लाइंस क्या चीज़ थी? वो आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो बिल्ट इन हेडर फाइल में दी हैं। और आखिरी पैरामीटर आप इसमें देख लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं कि ये क्या है, इसको MSDN में देख लेते हैं। सेट स्क्रॉल रेंज, तो MSDN आपका फ्रेंड है, उसमें आपको इजीली कोई भी फंक्शन F1 करके आप उसमें फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट इज द रीड्रॉ फ्लैग, कि जैसे जैसे आपने नीचे लेके जाना है वो रीड्रॉ हो या ना रीड्रॉ हो आपकी जो स्क्रॉल बार है। ये जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। इसी तरह आपने स्क्रॉल की पोजीशन जो है वो दोबारा से सेट करनी है वर्टिकल, और उसमें आप एक पैरामीटर यूज़ करें IV स्क्रॉल पोजीशन, जो आप आगे दूसरे उसमें कंप्यूट करें WM वर्टिकल स्क्रॉल के इवेंट के अंदर। ठीक है, तो जो स्क्रॉल की पोजीशन है वो रीड्रॉ होगी इस फंक्शन से। साइज में आपने देखें अभी CX क्लाइंट तो नहीं लिया हमने, जो X एक्सिस वाली स्क्रॉल बार है उसे तो ड्रॉ नहीं किया। आपने अभी पीछे देखा था कि हम WM साइज में CX क्लाइंट भी ले सकते हैं लो वर्ड ऑफ LP RAM से।
लेकिन हमने सिर्फ हाई वर्ड ऑफ एलपी रैम से सिवाय क्लाइंट लिया बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम टू प्रोग्राम अ वाई एक्सेस स्क्रॉल बार। फिर आपने देखा कि नया इवेंट आ गया है, जैसे जैसे आपके प्रोग्राम्स आगे जाएंगे इवेंट्स बढ़ते जाएंगे वर्टिकल स्क्रॉल का। और इस पे आपने स्विच हमेशा लगाना है लो वर्ड ऑफ डब्ल्यू पैरम पे। दीज पॉइंट्स आर टू बी नोटेड इन द नोटबुक कि डब्ल्यू एम साइज में एल पैरम की क्या वैल्यू होगी, जब वी स्क्रॉल में एल पैरम क्या करेगा। लो वर्ड के अंदर मैसेजेस आते हैं वर्टिकल स्क्रॉल की, इसीलिए आपने स्विच लगाया वर्टिकल स्क्रॉल में लो वर्ड ऑफ डब्ल्यू पैरम। सो इसमें देखें अब बिल्ट इन मैसेजेस हैं लाइन अप, लाइन डाउन, पेज अप, पेज डाउन, थंब पोजीशन। सो लाइन अप में आपने -1 कर दी स्क्रॉल पोजीशन, लाइन डाउन में +1 कर दी। पेज अप अब कैसे होगा, इसलिए आपने फॉर्मूला देखा था सी वाई क्लाइंट बाय सी वाई 4, एक पेज की लेंथ वाई एक्सेस, उसको माइनस कर दिया। डाउन करेंगे तो 1 पेज डाउन कर देंगे, पेज की लेंथ कहाँ से निकलनी है, सी वाई क्लाइंट बाय सी वाई 4। क्योंकि स्टैटिक तो है नहीं डॉस की तरह के 25 लाइनें और 25 कॉलम और 40 जो है वो आपको रोज हों, ठीक है, उसमें तो फिक्स होता है ना। यहाँ फिक्स नहीं है, फॉन्ट फॉन्ट चेंज करेंगे पेज का साइज चेंज होगा। आपको कहाँ से पता चलना है, फॉर्मूला से, सी वाई क्लाइंट बाय सी वाई 4। उसको पेज अप पेज डाउन किया। थंब पोजीशन हाई वर्ड ऑफ डब्ल्यू पैरम में पड़ी होगी नहीं, आपके लिए कंप्यूट करके देगा आपका जो है वो मेन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि डेफ विन ब्रॉक। तो आपने हाई वर्ड ऑफ डब्ल्यू पैरम की वैल्यू उठा के डाल दी आईवी स्क्रॉल पोजीशन में, ये करंट पोजीशन होगी थंब की, और यही इसने सेट स्क्रॉल पोजीशन में करंट पोजीशन दी हुई है। एच विंड एस बी वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस स्क्रॉल बार, आईवी स्क्रॉल पोजीशन मतलब हाई वर्ड ऑफ डब्ल्यू पैरम जो कि वी स्क्रॉल के मैसेज के अंदर होगा, ये उसकी करंट पोजीशन ऑफ द थंब होगी। और आखिरी पैरामीटर कहता है कि रीड्रॉ करना है कि नहीं, विच इज ट्रू। ओके, फिर आपने क्या दिया हुआ है जी, आई वी स्क्रॉल पोजीशन इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई होप कि आपने इसको अभी अगर नहीं पढ़ा तो इसको पढ़िएगा। जैसे मैंने डब्ल्यू एस प्रिंट एफ डिस्कस किया आज और सिस्मार्ट्स पढ़ा 1 पढ़ा था हमने लास्ट लैब में, तो हम इसको नेक्स्ट लैब के अंदर मैं आपको ये मिन मैक्स समझाऊंगा, मैक्स ऑफ जीरो टू मिन। ये मैक्स का फंक्शन तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स, जो दो वैल्यूज देते हैं उसका मैक्स रिटर्न करता है। ये आई वी स्क्रॉल पोजीशन की करंट पोजीशन को चेक करने के लिए फंक्शन है, इसको किताब से पढ़िएगा। बाहर मैक्स से अंदर मिन यूज किया हुआ, मिनिमम ऑफ आई वी स्क्रॉल पोजीशन नम लाइंस -1, बाहर मैक्स है अंदर मिन है। इसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ना समझ आए मैं नेक्स्ट लैब में आपको ये समझाऊंगा, और कुछ बच्चों को समझ आ जाएगा, कुछ को नहीं आएगा। जैसे आज हमने डब्ल्यू एस प्रिंटफ को सिंप्लीफाई किया है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी फंक्शन है, आसान है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप स्टडी करेंगे। करंट पोजीशन अपडेट ऑफ आई वी स्क्रॉल पोज, इस लाइन का मकसद है जो आपका थंब आ रहा होता है, ये जो नजर आ रही है आपको स्क्रॉल बार, ये अब मैं जैसे स्क्रॉल बार को मूव करता हूँ ये रीड्रॉ हो रही है, ये स्क्रॉल बार रीड्रॉ करना पड़ती है, यहाँ पे इनवैलिडेट होके वैलिडेट हो रही है। आपको स्क्रॉल बार नजर आ रही है ऊपर जाते हुए, और जब मैं नीचे कर रहा हूँ तो आपको दोबारा रीड्रॉ होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो इसको आपको अपडेट करना पड़ता है। तो आई वी स्क्रॉल की पोजीशन तो निकल आती है आपकी डब्ल्यू एम वी स्क्रॉल से, अब स्विच के अंदर तो ये काम हो रहा है आपकी करंट पोजीशन का, स्विच के बाहर आपको उसे अपडेट करना पड़ता है। उसके लिए हमने ये वाली लाइन लिखी है, और इस लाइन में जो वैल्यू आई है उसको हमने कंपेयर किया है आई वी स्क्रॉल, अगर आई वी स्क्रॉल की पोजीशन बराबर ना हो स्क्रॉल पोजीशन के तो उसे अपडेट कर दो, सेट स्क्रॉल पोजीशन। वही फंक्शन जो ऊपर लिखा हुआ था वो हमने दोबारा कॉल किया है अपडेट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि ये जब आप स्क्रॉल बार हिलाते हैं, देखिए यूं जब इसे मूव कर रहे हैं स्क्रॉल बार को, तो उसकी पोजीशन अगर अपडेटेड नहीं है तो उसे अपडेट कर दें गेट स्क्रॉल पोजीशन के साथ। गेट से आपने ऑब्टेन की विंडो से करंट पोजीशन, सेट स्क्रॉल से सेट कर दें। और इनवैलिडेट रेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आपने रीपेंट करना है क्लाइंट एरिया को, जब स्क्रॉल बार को हिलाते हैं तो हम इसे रीपेंट कर रहे हैं, तो यू आर रीपेंटिंग इट। सो दिस इज वेरी सिंपल। बस इसमें जो पजल रहेगा ना आपके पास, इस मैक्स का मीन क्यों लिया ये रहेगा, और मैं आपको अगली
क्लास में बताऊंगा, इधर आपने खुद से स्टडी करके आना। आगे वही सेम है स्टूडेंट्स, उसी तरह 3 कॉलम्स प्रिंट हुए हैं WM पेंट में। यहाँ पे बिगिन पेंट एंड पेंट यूज़ करते हैं हम, क्रिएट में हम गेट डीसी और रिलीज डीसी इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका सिसमैट्स 2, जिसमें हमने करियर का इस्तेमाल सीखा, W पैरम L पैरम। करियर की वैल्यूज मैसेज डिपेंडेंट होती हैं, जो भी इवेंट इवेंट डिपेंडेंट होती हैं। जो भी इवेंट या मैसेज होगा साइज का, स्क्रॉल का, क्रिएट का, डिस्ट्रॉय का, उसके हिसाब से उसके अंदर वैल्यूज जो है वो होंगी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास सिस्मट्स 2। अदर देन दिस लाइन, ये मैंने सारा एक्सप्लेन आपको कर दिया, और होपफुली आपको ये लाइन भी समझ आ जाएगी पढ़ने से, नहीं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब हम ज़रा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, सिस्मैट्स 2 के प्रोग्राम को इन द विजुअल स्टूडियो के। इसकी आउटपुट जो है वो किस किस्म की आपको नज़र आती है। सो लेट मी गो टू द प्रोग्राम, और यहाँ पे हम बल्कि स्प्रिंग 2020 में ही चलते हैं, एंड वी चेक इफ वी, यस वी हैव चैप्टर 4 सिस्मैट्स 2। I'm going to share Visual Studio with you guys. सर ये लो वर्ड W पैरम और हाई वर्ड L पैरम, इनमें डिफरेंस बताएं दोबारा। ये जो है ना, आपके पास क्या चीज थी, ये थी करियर। ये देखो, ये यहाँ ये करियर है। ये करियर जो होते हैं ना, इनका काम होता है डिफरेंट वैल्यू कंटेन करना। लेके भी जाते हैं रूट प्रोसेस के पास, यानी रिसोर्स मैनेजर के पास, और रिसोर्स मैनेजर से वापसी भी लेके आते हैं। इनका काम हो गया ये। इनकी खसूसियत 32 बिट के ये करियर्स हैं। हर करियर को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 16 बिट, हाई वर्ड और लो वर्ड के फंक्शन के जरिए। और यानी कि 2 वैल्यूज W पैरम लेके भी जा सकता है, 2 वैल्यूज वापस भी ला सकता है। L पैरम भी करियर है, जैसे मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी को करियर कहते हैं। तो ये भी एक करियर है आपके पास, ये वैल्यूज लेके भी जाता है और वापस भी लेके आता है। ठीक है, तो नेटवर्क्स भी आपकी सेशन पढ़ रहा है या 1/8 पढ़ रही है? कंप्यूटर नेटवर्क्स है इस सेमेस्टर में आप? नो सर। अच्छा, 1/8 पढ़ रही है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर की मिसाल नहीं देता, ये बस करियर है। अच्छा, अब इस करियर के अंदर जो आपका रिसोर्स मैनेजर है या रूट प्रोसेस है, वो इवेंट, हर इवेंट स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। WM क्रिएट में, W पैरम L पैरम में आपको डेफ विंडो प्रॉक कोई भी इंफॉर्मेशन देगा, वो मुख्तलिफ होगी, एक ही प्रोग्राम है, लेकिन हर इवेंट में इनकी वैल्यू बदलती रहेंगी करियर्स की। ठीक है, इवेंट स्पेसिफिक आप इस्तेमाल करो या ना करो वो एक और बात है, लेकिन हर इवेंट में कोई ना कोई वैल्यू इसमें करियर, जो आपका रूट प्रोसेस कौन सा डिफॉल्ट विंडो प्रोसीजर उसने दी हुई होगी। जैसे अभी किताब में आप पढ़ोगे, लिखा हुआ है कि WM साइज में LP RAM के हाई वर्ड में CY क्लाइंट होगा और लो वर्ड में LP RAM के CX क्लाइंट होगा। अब ये आपने नोट कर लेना है। ले क्यों रहे हैं हम ये WM साइज? हमने पेज की, जो पेज होता है एक आपके अपने कंप्यूटर का स्पेसिफिक पेज फॉन्ट के हिसाब से, उस पेज की लेंथ निकालनी है, जिसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है CY क्लाइंट बाय CY 4। अच्छा, अब जब WM स्क्रॉल आया, अब साइज वाली वैल्यूज खत्म। साइज वाली वैल्यू साइज के इवेंट में थी करियर की, यहाँ पे अब करियर की अपनी वैल्यूज होंगी। अब यहाँ लो वर्ड ऑफ W पैरम में रूट प्रोसेस क्या भेजेगा जी, या क्या रीड करेगा स्क्रॉल बार के, वर्टिकल स्क्रॉल बार के मैसेजेस। तो इसलिए हमने स्विच लगाया लो वर्ड ऑफ W पैरम पे। और W पैरम के हाई वर्ड में क्या होगी, स्क्रॉल पोजीशन की करंट पोजीशन। ये जो स्क्रॉल बार नहीं आपको लेफ्ट पे राइट पे नजर आती, इसकी करंट पोजीशन कंप्यूट करके आपको रूट प्रोसेस देगा। ठीक है, तो अब ये वाला इवेंट खत्म, तो ये वैल्यूज भी खत्म, पेंट में कोई और वैल्यूज होंगी। ठीक है, आप यूज करें या ना करें। अब WM साइज में हमने लो वर्ड ऑफ L पैरम नहीं यूज किया, उसमें CX क्लाइंट पड़ा हुआ है और वो इस्तेमाल होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार।
हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने नहीं बनाई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, नहीं यूज़ किया। तो ये करियर्स हैं जिसमें वैल्यूज़ रूट प्रोसेस आपको देगा इस्तेमाल करने के लिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। और फ्यूचर में आप देखेंगे आप भी इसमें वैल्यूज़ डाल के भेज सकते हैं रूट प्रोसेस की तरफ। सो ये बार बर्दारी का काम करते हैं। माल गाड़ी के डब्बे हैं, ठीक है, इसमें आप कुछ भी लोड कर सकते हैं। जो आपको करियर ने भेजना है वो तो फिक्स है कि इसमें ये चीज़ आएगी जी, ठीक है, ये आर्मी वालों का डब्बा है जी, ये पाकिस्तान पोस्ट का डब्बा है, उसमें डाक होगी, ठीक है, इसमें एमओ होगा, इसमें ये चीज़ होगी। तो इनका काम फिक्स है इवेंट के हिसाब से। तो ये करियर है और इसलिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम ज़रा इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं जी। ये आपके पास सिस्मैट्स 2 है। आप देखें ये इसमें आ रही है आपके पास वैल्यू, और ये मैं अब स्क्रॉल कर सकता हूँ। अब इसमें भी एक पंगा है इस प्रोग्राम में। अच्छा, प्रोग्राम नहीं शेयर किया आपसे, रुपये मैं शेयर कर। अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब ये स्क्रॉल हो रही है, स्क्रॉल बार ड्रॉ हो गई है। एक चीज़ आपने नोट की होगी, जब तक मैं माउस का बटन नहीं छोड़ता ये नहीं हिल रही है। जब मैं माउस का बटन छोड़ता हूँ फिर ये इनवैलिडेट होके वैलिडेट यानी रीपेंट होती है। जब तक मैं माउस को होल्ड करके नीचे करता हूँ इसे, तो ये अपडेट नहीं हो रही। दूसरा इसमें इशू आपको नज़र आएगा कि आखिरी पेज पूरा का पूरा नज़र आ रहा है, ताकि इसे यहाँ पे इसको ख़त्म कर देना चाहिए था किसी तरह से। तो ये एक थोड़ा सा ऑड सी दो बातें इसमें लग रही हैं। ये दोनों काम ये सिस्मट 3 के अंदर रिजॉल्व करने की तरफ ले जाएगा। लेकिन अभी तो यही बड़ी चीज़ है कि आपने बी स्क्रॉल का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए स्क्रॉल बार को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं वापस चलता हूँ बुक की तरफ। अच्छा, अब आपकी टास्क क्या है इसके अंदर कि आपने ना इसकी कोई चार वेरिएशंस बना लेनी है सिस्मेट्स 2 की। सिस्मेट्स 2 में अब देखें पेज डाउन से डाउन होता है ना, तो आपने पेज डाउन से पेज अप हो जाए, इसी तरह लाइन डाउन से लाइन अप हो जाए। ये आपने चेंजेस करनी है इसमें छोटी छोटी, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। दो तीन वेरिएशंस बना लें, ज़रूरी नहीं कि चार बनानी है, वैसे चार हो जाएंगी। लाइन अप से लाइन डाउन हो, लाइन डाउन से लाइन अप हो, 2 प्रोग्राम्स। पेज अप से पेज डाउन हो, पेज डाउन से पेज अप हो। सो 4 वेरिएशंस इसकी बन जाएंगी, एक ये प्रोग्राम हो जाएगा। और आप इसको जब हाथ से टाइप करोगे, मैंने कहा था पहले 4 चैप्टर्स में टाइप कर लीजिए, फिर आप बेस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो या जब तक आपको याद हो, बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स को इट टेक्स लॉन्गर देन 10 10 से 15 प्रोग्राम में कुछ को याद हो जाता है, कुछ को 20 से 25 प्रोग्राम में। जो तीसरे चैप्टर वाला बेस प्रोग्राम था वो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आइज शट करके भी आप उसे टाइप कर लें, क्योंकि वो तो आगे पूरी कर्नल प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होना है। तो अगर वो अभी नहीं आपको मेमोराइज हुआ, कुछ तो आपकी विजुअल स्टूडियो भी हेल्प करता है ना, फंक्शन का नाम लिखते हो आगे पैरामीटर सारे वो दिखा देता है। तो आप विजुअल स्टूडियो के अंदर उसे लिख सको, इतनी आपने एक्सपर्टीज अपने अंदर पैदा करनी है। और इसकी 4 वेरिएशंस आपने क्रिएट करनी है। ये CP1% असाइनमेंट 2 है, ठीक है। CP1 जो पहली CP1 थी वो लैब 2 में मिली थी, और ये दूसरी जो CP है ये आपको आज असाइन हो रही है। और जो बच्चे आज की लैब में प्रेजेंट हैं, असाइनमेंट मेरे पास सारी LMS में हैं लैब्स की, अभी 17 बच्चे मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैं अटेंडेंस ले लूँगा तो उनको ही ये CP का मार्क्स अवार्ड होगा। क्योंकि पार्टिसिपेशन एक्टिविटी है ना इसमें। तो बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है और वो ये असाइनमेंट सबमिट करना चाहता है, तो वो आज की लैब को सुन के अच्छी तरह से, और जो कमिंग थर्सडे है, थर्सडे के दिन मुझे
इसका वाइवा दे सकता है आज की लैब का, क्योंकि थर्सडे को तो आपने असाइनमेंट जमा करानी होगी ना, क्लास से पहले पहले थर्सडे की रात तक सीपी असाइनमेंट, तो वो आपने मुझे जमा करा देनी है। और इस दफ़ा मैं आपकी टर्निटिन पे असाइनमेंट का जो है वो ऑन करने लगा हूँ ईमेल से ईमेल की बजाय। टर्निटिन पे प्लेजरिज्म चेक के लिए नहीं, लेकिन उसके अंदर ये है कि वो टाइम वाला जो मतलब थर्सडे को 12 बजे तक आप जमा करा दें। जो बच्चे आज एब्सेंट हैं 1% नंबर है, क्योंकि इसका उनके पास चांस है, नेट का मसला है, कोई इशू है, आप जुमेरात तक ये लेक्चर सुन लें और मुझे इसका बता दें कि जी क्या पढ़ाया आपने आज की लैब में, और आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी कि ये पूरी क्लास में जो भी नंबर लेना चाहता है तो मुझे थर्सडे तक आप असाइनमेंट सीपी की बनाकर ये प्रोग्राम और इसकी 4 वेरिएशंस आपने मुझे टर्निटिन पे जमा करा देनी है। टर्निटिन पे मैं आपकी कल तक क्रिएट कर दूंगा इंशाल्लाह आईडी, और साथ के साथ आपका जो ऑटोमेटा का सलूशन है ट्रू और फोर का वो भी शेयर करना है, वो और ये 2 काम इंशाल्लाह मैं कर दूंगा आपके। टर्निटिन पहले लॉगिन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे थे, वो अभी सारे रिन्यू हो गई हैं सब्सक्रिप्शन यूटी की, तो अभी इट्स गोइंग वेल। सारी आईडीज में तो नहीं हुआ था, वो 5 साल के लिए उसका रिन्यूअल मिलता है, तो मेरी जो आईडी थी उसका एक्सपायर हो गया था पिछले कोई 1 साल से। वो मैंने और एक ऑफिस में अप्लाई किया हुआ था, तो अभी फिर 5 इयर्स के लिए वो रिन्यू हो गई है आईडी जो है। तो उसमें थोड़ा ये है कि टाइम आपकी विंडो होती है, आप उसमें सबमिट कर देते हैं और वो उसमें टाइम के हिसाब से हो जाती है। तो आपने उसमें ना सिर्फ सीपीपी कोड की टेक्स्ट फाइल टीएक्सटी बना के ना उसको तो अपलोड करना है टेक्स्ट फाइल में कोड लिखना है, मतलब कि आपके 5 प्रोग्राम्स हैं, आप टेक्स्ट फाइल में ही वेरिएशन 1 वेरिएशन 2 वेरिएशन 5 तक ले जाएं उसे, ठीक है। और वो एक ही टेक्स्ट फाइल में आपने पांचों प्रोग्राम्स अपलोड कर देने, लेकिन ये मैं बता दूं जी ड्राइव पे सेव करते जाएं। एंड में क्या होता है, बच्चों की सारी असाइनमेंट गुम हो जाती हैं और वो मैनुअल के अंदर नहीं वो सबमिट करा सकते। अक्सर किसी की हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, किसी का कोई इशू हो जाता है, तो वो फिर एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर काफ़ी आपको इश्यूज उसमें पेश आते हैं। ईमेल में तो सेंट आइटम्स में पड़ा होता है, आप अपनी अपनी जी ड्राइव पे फोल्डर बनाएं और उसके अंदर अपने मैनुअल के जो असाइनमेंट्स हैं सीपी की और जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें सेव करते जाएं फॉर द सेक ऑफ मैनुअल। और जो आपकी एनसीएसी की रिक्वायरमेंट है 54 एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए एक लैब में, जो आपने खुद बनाए हो या आपको डिमॉन्स्ट्रेट किए गए हो, उनका टोटल सम जो है वो 54 होना चाहिए, और इंशाल्लाह हमारे 54 से ज़्यादा ही हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। ओके, तो अभी मैंने आपसे आई थिंक बुक शेयर की हुई है, तो आपने ये जो मीन मैक्स वाला है ना, ये वाली आपने पढ़ना है और मुझे समझाना है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं डब्ल्यू एस प्रिंटफ की तरह आपको ये समझा दूंगा। नेक्स्ट वीक हम सिस्मैट्स 3 की तरफ चलेंगे और फिर इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। आई एम विलिंगली गोइंग वेरी स्लो इन द बिगिनिंग सो दैट सब लोग जो हैं वो साथ साथ काम करते रहें, चलते रहें। जब आपकी बेसिक्स हो जाएंगी, अभी देखें आगे इंटरप्ट्स हैं कीबोर्ड के, माउस के और टाइमर का, तो ये एक चैप्टर एक दिन में हमने करना होगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरा चैप्टर नहीं करना हमने, इसके सिर्फ कुछ इंटरप्ट सीखने हैं विंडो के, कीबोर्ड के, माउस के, कि हमने यूज़र पार्ट को कैसे प्रोग्राम करना है। सो चैप्टर 4 से हम जीडीआई की बेसिक्स पढ़ के और हम मूव कर जाएंगे यूज़र पार्ट पे करना की, ठीक है। कोर पार्ट तो है तीसरे हिस्से में, कोर एडवांस टॉपिक्स में कोर करनल, जिसमें मल्टीटास्किंग है, डीएलएल्स हैं, ठीक है, हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बोलते हैं, नेटिव डीएलएल्स विंडोज़, वो देखेंगे। और पार्ट 3 में, पार्ट 1 में हमने जीडीआई के बाद यूज़र पार्ट करना है, कीबोर्ड, माउस, टाइमर, ठीक है, और फिर हम कोर कर्नल की तरफ चले जाएंगे। और साथ के साथ आपके सिलेबस में मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग भी है,
पैरेलल प्रोसेसिंग के भी हमने एल्गोरिदम्स तो आपने पढ़ने थ्योरी में, यहाँ पे हम जो है उसके सीमा फोर्स के कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे सिमुलेटर के ऊपर, ठीक है, और कॉन्करेंट प्रोसेसिंग देखेंगे। ये मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ आगे का। TDI, फिर यूज़र पार्ट करेंगे, फिर कोर कर्नल देखेंगे, एडवांस टॉपिक्स, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, डायनामिक लिंक नेटिव डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज, ठीक है, वो देखनी है हमने। और हमने पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है। यूनी प्रोसेस सिस्टम के अलावा कॉन्करेंट प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं उसकी भी प्रोग्रामिंग करेंगे इसके अंदर, बाकायदा उसको ड्रॉ करेंगे, उसके प्रोग्राम्स लिखेंगे, एल्गोरिदम्स करेंगे सीमाफोर के, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के जो आप थ्योरी में पढ़ोगे, और यहाँ पे हम उसको प्रोग्राम करके देखेंगे, सिमुलेट करेंगे। तो ये हमने टॉपिक्स करने हैं। ग्रेजुअली ईजियर से हम हायरार्की में एडवांस टॉपिक्स की तरफ चलते चले जाएंगे। बस आप साथ का काम साथ साथ करते जाएं, हर हफ्ते जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं उसको करते जाएं, आपको कोई मसला नहीं होगा इसको समझने में, ठीक है। तो सिस्टमैट 3 इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीक इसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। आपने ये वाला चैप्टर सारा पढ़ लेना है और अपने नोट्स ज़रूर बनाते जाएं क्योंकि इस कोर्स को जब साइकोमोटर इवैल्यूएशन होगी एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जैसा कि नज़र आ रहा है, तो उसमें आपको किताब से पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नोट्स से सिर्फ 25 से 30 मिनट में पूरी लैब रिवाइज हो जाएगी। आपने बुनियादी बातें लिखी हुई होंगी, साथ साथ नोट्स क्रिएट करते जाएं अपने, और साथ का काम साथ साथ करते जाएं। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू लर्न दिस कोर्स। तो अभी अटेंडेंस कर लेते हैं। आपकी असाइनमेंट जो है वो है 4 वेरिएशंस ऑफ सिस्मैट्स 2। हिंट मैंने पहले ही दे दिया। लाइन अप से लाइन डाउन कीजिए, लाइन डाउन से लाइन अप कीजिए, पेज अप से पेज डाउन कीजिए, पेज डाउन से पेज अप कीजिए। साथ वो सिवाय क्लाइंट भी देख लीजिएगा कैसे निकल रहा है पैरम से। वो जब आप वेरिएशन बनाएंगे ना और हाथ से टाइप करेंगे, आपका प्रोग्राम बुक से पहले पढ़िए, समझिए, लेक्चर को सुने, फिर वेरिएशन हाथ से कोड करें, आपको समझ आ जाएगी। अगर ना समझ आई तो वो मिन मैक्स वाली लाइन नहीं समझ आएगी। अगर किसी को नहीं समझ आई वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास में इंशाल्लाह। तो नाउ वी गो टू LMS फॉर अटेंडेंस। इसमें अभी तक चारों लैब्स की पड़ी हुई हैं, कमेंट नहीं हुई इसमें। चेक ऑल, ये सीनियर तो आपके आते ही नहीं, ये देखते जाते हैं कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं। 407, आपका क्या नाम है बेटा? जॉन। ओके। 423। Yes, sir. 426। 426, are you present? आफ्ताब का लास्ट होगा। हिबा बेटा आपका रोल नंबर क्या है? 408, sir. 408। खुशबू बेटा आपका 423 है। खुशबू प्रेजेंट हो आप बेटा? इसका क्या रोल नंबर है खुशबू का? चलें, किसी को नहीं पता, रहने देते हैं। आपको 25 है सर। जी 400 425 है।
425 सर। अगर आप क्लास में ना भी सुने लेक्चर को तो बाद में सुन लिया करें। जब ये अपलोड हो जाता है तो उसको जो है आप सुन सकते हैं। और इस पे एक आसान तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ लेक्चर सुनने का। ऑनलाइन अगर आपने सुनने हो, डाउनलोड करके VLC पे 2x पे सुन लें, उसमें आधे टाइम में पूरा लेक्चर हो जाता है। 1.5x और 2x, वी यूज टू डू दैट एज वेल। हमें जो उस वक्त नेट नोट तो नहीं होता था व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, लेकिन हमें DVDs या CDs पे कुछ कुछ सेमिनार्स, इंटरनेशनल सेमिनार उस वक्त ऐसे होते थे कि पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटीज़ को, स्टूडेंट्स को उसकी DVDs भेज दी जाती हैं। यहाँ से हमारी तरफ से कोई स्टूडेंट्स और टीचर्स गए होते थे वहाँ अटेंड करने। जैसे मज़े की बात है, उस टाइम स्टूडेंट्स को भी टिकट्स मिल जाते थे बाहर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए। अभी तो सिर्फ फैकल्टी को मिलते हैं। इन आवर टाइम्स कुछ क्लास फेलोज हमारे स्पेन की एक यूनिवर्सिटी में गए, फिर सेमेस्टर एक्सचेंज के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में भी क्लास फेलोज गए। वो तो अभी भी है, आप अप्लाई करके जा सकते हैं। सेमेस्टर एक्सचेंज हो जाता है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, UK है, और वो कई यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे अभी भी जाते हैं। तो हमारी क्लास से भी लोग जो हैं वो क्या नाम था उस यूनिवर्सिटी का, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी MSU के अंदर एक स्टूडेंट हमारी क्लास फेलो गई थी फॉर अ सेमेस्टर एक्सचेंज, और वहाँ से भी स्टूडेंट्स आया करते थे। अभी वहाँ से तो खैर नहीं आते 911 के बाद, लेकिन यहाँ से बच्चे अभी जाते हैं। USEFP का भी है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन जो है, उसमें आपको सेमेस्टर एक्सचेंज की फैसिलिटी है। और भी कई यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी आप एक सेमेस्टर लगा के आ सकते हैं, और वहाँ पे जो आप कोर्सेज पढ़ते हैं वो आपके यहाँ पे वैसे ही CGP एडजस्ट हो जाती है पूरी पूरी, क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू जाते हैं, और वो जो कोर्स आप पढ़ के आते हो वो आपकी CGP एडजस्ट हो जाती है यहाँ पे। और अगर कोर्सेज फ़र्क हों आपकी डिग्री के साथ तो फिर आप एक सेशन पीछे हो जाते हैं रेलीगेट अपने, लेकिन एटलीस्ट आपको एक्सपोजर हो जाता है। आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में यूरोप में या अमेरिका में एक सेमेस्टर गुजार के आ जाते हैं, किसी भी नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा ट्रेंड कम है तो सही, एक्सेप्ट कम करते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, UK में, US में तो अभी भी कई बच्चे जाते हैं। तो उस ज़माने में ये होता था कि CDs आ जाती थी वहाँ से, फिर अगर कोई सेमिनार है, ये तो मैं सेमेस्टर एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, तो वो जो सेमिनार्स होते थे, अभी उसमें फैकल्टी को फंड करती है HEC है। उस ज़माने में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होती थी UGC, और वो फंड करती थी स्टूडेंट्स को भी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। 23 यूनिवर्सिटियाँ थी पाकिस्तान में, 21 सरकारी, 99 में 2 प्राइवेट, ओनली 23 यूनिवर्सिटी। और उनके टोटल स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो 5-5.5 हज़ार जो एक साल में ग्रेजुएट होते थे। सो फंड ज़्यादा होते थे और स्टूडेंट्स कम होते थे। सो अभी तो खैर 300 से ऊपर यूनिवर्सिटियाँ चली गई हैं, हर गली मोहल्ले में एक यूनिवर्सिटी है, और लाखों की तादाद में ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई थोड़ी रिवर्स हो गई है। ओके जी, विस्पा, आपका बेटा क्या रोल नंबर है? 418 सर। 418। सो अगर आप में से किसी को शौक हो सेमेस्टर एक्सचेंज जाने का, तो आप US एम्बेसी की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देख सकते हैं, और आप ऑफिशियली एक सेमेस्टर जो है वो एक्सचेंज में गुजार के आ सकते हैं बाहर। ऑल्दो आपका सेशन बाज़ात इससे हर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप US में गुजार लें 6 महीने, उसके बाद अगले 6 महीने वैसे फारिग होंगे, तो आप वहाँ पे विजिट वीज़ा पे फिर नेक्स्ट जो 6 माह है गुजार सकते हैं। अभी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, ओल्ड टाइम्स में ऐसा नहीं होता था। सेमेस्टर एक्सचेंज पे बच्चे जाते थे और साल पूरा गुजार के जो वो आते थे, और अब रेलीगेशन करा के अगले सेशन के साथ जो है वो आप, लेकिन उसमें आप काफ़ी कुछ सीखते हैं सफ़र से। और इन दिस एज अभी आपने अक्सर आपके कुछ क्लास फेलो शायद गए भी हों डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, हर साल बच्चे जो हैं वो एक्सचेंज पे जाते हैं बाहर। सो इट्स अ नाइस एक्सपोजर अगर आप ऐसा करें। मोहम्मद एहसन मुनीर, रोल नंबर बताओ एहसन। चलो जी, एहसन तो सो गया।
तैयब सर 422 जागे हो ऐसे? आवाज कट रही थी। जी सर आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा बेटा। जीशान तैयब 419 है सर इसका। आपके पास भी आवाज कट के जा रही होगी, अभी जब ये जागेगा तो फिर इसे सही आवाज आएगी। अच्छा जी, तैयब के बाद उस्मान तारिक 411 411। उसके बाद जैन सीआर, इसका तो 4 से 13 है। निम्रा ताहिर बेटा आपका क्या रोल नंबर है? Sir, 410. दानियाल 401 हो ना दानियाल तुम? 401। यस सर। उसके बाद शिजा 427, sir. 27, ठीक है। जफर का 428 है, और वो 420 नहीं आया आज। सैयद नहीं आया आज, का पूरा नाम क्या है सैयद का? वो नहीं है आज। सिराज आपका क्या है बेटा रोल नंबर? 406 406। सैयद सिराज मुनीर। वो दूसरा सैयद आज किधर है? 420 वो नहीं आया। यस सर। जैनब बेटा आपका क्या रोल नंबर है? 424। इनकी नहीं आवाज आई, कोई और बता दे बच्चा इनका रोल नंबर। 417. 417। 17. ओके। अभी बेटा आपको नजर आ रहा है अमार नहीं है आपके 16 सेशन में से? सर 403 का हैंड रेज है। किसका भाई? 40? सर 403 का हैंड रेज हुआ होगा। मोहम्मद महद का 403 है ये। अच्छा जी, सीनियर्स में अमार नहीं है 16 सेशन से, फिर 402 नहीं है, और 409 नहीं है, 412 नहीं है, 420 इसका नाम सैयद उमर है लड़के का नाम 420 का? सैयद हसन मुस्तफा। मुस्तफा, यस। 421 नहीं है और 424 भी नहीं है। तो ये बच्चों के पास एक चांस है। अब आज का लेक्चर सुने, थर्सडे वाले दिन जो है वो आके वाइवा दे दें इस लेक्चर का, और अपनी असाइनमेंट जो है ये वाइवा देंगे ये वाले स्टूडेंट्स, तो ये असाइनमेंट इनकी एक्सेप्ट होगी। आज नहीं है मुझसे रब्ता करें, ठीक है? थर्सडे को मुझे जो है वो मैंने उसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं, जो आज पढ़ा है उसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन ही पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले लेक्चर सुन लिया। बस आपने वो मुझे देना है वाइवा, और अपनी असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट पूरी क्लास नहीं जमा करानी है, इन 4-5 बच्चों ने जो है वो वाइवा दे के करना है। और अगर किसी से मार्क का रब्ता हुआ हो जो सीनियर है आपका, तो उसको भी बता दीजिएगा कि सीपी की असाइनमेंट है और वो भी वाइवा दे के तो सीपी असाइनमेंट जमा करा सकता है। तो ठीक है, अब इंशाल्लाह मैं आपसे